हे राम, या तो बादलों को भेज दे या फिर मौत को। अब बिना पानी ऐसे और नहीं तक पाएंगे। हे भगवान, या तो पानी दे या फिर हम मौत दे। तो सब लोग, मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो हवा से पानी बनाती है। ये तो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है। बेटा, तुमने ये कैसे बना दिया? कभी कभी इतिहास बड़े शहरों में नहीं लिखा जाता। कभी कभी वो एक छोटे से गांव के टूटे हुए घर के कोने में पुरानी मोटरों, जंग लगे पुर्जों और एक बच्चे के जिद्दी सपनों के बीच जन्म लेता है। शहर से कोसों दूर राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीच बसा था भगतपुर। वो गांव जो कभी हरा भरा था। एक समय था जब इस गांव की मिट्टी में खुशहाली की खुशबू बसती थी। तालाबों में पानी छलकता था, कुएं मुस्कुराते थे और खेतों में लहराती फसलें हवा से बातें किया करती थी। लेकिन समय ने इस गांव से सब कुछ छीन लिया। ट्यूबवेल से धरती से पानी खींचकर खेतों की प्यास बुझाने की प्रक्रिया इस कदर बढ़ने लगी कि देखते ही देखते जमीन के पानी का लेवल पाताल में पहुंच गया। नतीजा, गांव के नलकूप, हैंडपंप, नल के पानी देना छोड़ दिए। किसान गहरी उम्मीद से आसमान को निहारते। बाकी बची कसर प्रकृति के कहर और बदलते मौसम के तेवर ने पूरी कर दी। बरसात रूठ गई, धरती की कोख सूख गई, तेज गर्मी से तालाब सूखने लगे। गांव के हेडपंप जंग खाकर दम तोड़ चुके थे। तालाब की तलहटी में दरारें पड़ चुकी थीं। कुएं सूखकर बस गड्ढे बन चुके थे। गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी। लेकिन आज यहां सिर्फ खामोशी है। ऐसी खामोशी जो किसी की चीख से भी ज्यादा डरावनी है। यहां हवा नहीं चलती, लू के थपेड़े चलते हैं जो इंसान के शरीर से पसीना नहीं बल्कि उसकी रूह से उम्मीद निचोड़ लेते हैं। आज भगतपुर में चारों तरफ बस एक ही आवाज थी, पानी पानी पानी। गांव के बीचों बीच एक पक्का मकान है सरपंच जगत सिंह का घर। ये है दबंग, ताकतवर और भीतर से उतना ही सूखा जितनी भगतपुर की धरती। उसके घर के आंगन में एक कुआं है जिसमें अब भी पानी है, लेकिन इस कुएं के चारों तरफ लोहे की जाली लगी है और 2 लट्ठे पहला दे रहे हैं। बाहर गांव वालों की भीड़ लगी है। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबके हाथों में खाली बर्तन है। जो पैसे देगा वही पानी पाएगा। एक लाचार गरीब महिला रोते हुए, सरपंच जी, मेरी बच्ची 2 दिन से प्यासी है। उसका गला सूखकर कांटा हो गया है। 1 लोटा पानी दे दो। पानी चाहिए तो दाम लगेगा धूप पर। 50 रुपए एक मटके का है तो निकाल, वरना रास्ता नाप। 65 रुपए हम नहीं दे पाएंगे। तो जा उस 5 कोस दूर वाले सरकारी कुएं पे जाके आके मर। लट्ठे डंडे फटकारते हैं। भीड़ तितर बितर हो जाती है। सरपंच की हंसी गूंजती है, एक ऐसी हंसी जो शैतान को भी शर्मिंदा कर दे। जब इंसान की मजबूरी का सौदा होने लगे तो समझ लो कि इंसानियत का अकाल बढ़ चुका है। सरपंच के कुएं से धुतकारे जाने के बाद भगतपुर निवासियों की उम्मीदें 5 किलोमीटर दूर एक पुराने जर्जर कुएं पर टिकी थीं। तेज धूप में नंगे पैर चलते लोग, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, खून रिस रहा है, लेकिन कदम नहीं रुकते। उस पुराने कुएं पर हजारों की भीड़ है। आसपास के 5 गांवों के लोग वहीं जमा है। पानी कम है, प्यासे ज्यादा। अचानक शोर मचता है। हट पीछे। कल भी तूने 2 बार पानी भरा था, आज मेरी बारी है। मेरे बाप की जान जा रही है, मुझे भरने दे। धक्का मुक्की शुरू होती है। मटके फूटते हैं, लाठियां चलती है। एक आदमी का सिर फूट जाता है। वहां खड़ा एक सरकारी अफसर जो एसी गाड़ी से उतरा था, दूर से ये तमाशा देख रहा था। देख रहे हो शर्मा जी, ये लोग जानवर बन गए। रिपोर्ट में लिख देना, ग्राउंड वाटर नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट बंद करो, चलो यहाँ से, बहुत गर्मी है। गाड़ी धूल उड़ाते हुए निकल जाती है। पीछे रह जाते हैं सिर्फ प्यासे लोग और उनकी लाचारी। इसी बीच कहानी जाती है भगतपुर गांव में रहने वाले एक 16 वर्षीय लड़के पर जिसका नाम है आर्यन। उसके मम्मी पापा ईंटा भट्टी में मजदूरी करके किसी तरह घर खर्च चला रहे थे। जहां गांव के बच्चे खेल कूद और इधर उधर की चीजों में समय निकालते, वहीं आर्यन अपना ज्यादातर वक्त अपनी बनाई गई दुनिया में व्यस्त रहता। आर्यन की दुनिया थी उसका घर के कोने में बना एक छोटा सा वर्कशॉप, जहां उसने बहुत सी चीजें जमा कर रखी थीं, जैसे पुरानी मोटर्स, बैटरी का ढेर, तरह तरह के डिब्बे, सर्किट बोर्ड्स, मशीनों के स्पेयर पार्ट्स, गियर बेल्ट, क्लच प्लेट और ऐसे ही कई मशीनी पुर्जे जिनसे आर्यन अक्सर कुछ न कुछ ऐसा बना देता जिसे देख हर कोई दंग रह जाता। आर्यन बेहद तेज बुद्धि, क्रिएटिव माइंड का लड़का है जो तरह तरह वस्तुओं का उपयोग कर जुगाड़ू आविष्कार करता रहता। उसे ये सब करने में बहुत मजा आता। आर्यन प्रतिभाशाली था। उसका कमरा किसी वैज्ञानिक की प्रयोगशाला जैसा लगता। आर्यन गांव के लोगों की जरूरतों के अनुसार अक्सर ऐसी जुगाड़ू मशीन बना देता जो लोगों के काम को आसान बना देती।
गांव के लोग आर्यन को जुगाड़ू मैकेनिक कहकर बुलाते थे। आर्यन के पिता रामदीन ईंटा भट्टे से काम करके लौटते हैं। उनका शरीर थका हुआ है, शर्ट पसीने और धूल से सनी है। आर्यन बेटा, तू फिर इन कबाड़ में लगा है, जा माँ के साथ पानी ले आ। आज कुएं पर बहुत भीड़ है। आर्यन एक सर्किट बोर्ड को सोल्डर कर रहा था। उसने सर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक जुनून। बाबा, पानी लाने से प्यास बुझती है, लेकिन प्यास खत्म नहीं होती। मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ जिससे पानी यही बन जाएगा। रामदीन निराशा से, बेटा तेरी बातें मेरी समझ से परे हैं। ये मशीनें हमें पानी नहीं देंगी। ये अमीरों के चोचले हैं। हम गरीब हैं, हमारी किस्मत में प्यास ही लिखी है। तभी आर्यन की मां सुमित्रा लंगड़ाते हुए अंदर आती है। उसके पैर से खून बह रहा है। भीड़ में धक्का लगने से वो गिर गई थी और उसका मटका टूट गया था। खाली हाथ लौटी थी। सब खत्म हो गया रामदीन, आज पानी नहीं मिला। वो लोग राक्षसों की तरह लड़ रहे हैं। आर्यन अपनी मां के जख्मी पैरों को देखता है। उस पल उसके दिल में एक टीस उठती है, वो दर्द जो आंसुओं में नहीं बल्कि संकल्प में बदल जाता है। उसने मुट्ठी भींची। आर्यन मन ही मन, बस बहुत हो गया, अब मैं भगवान के भरोसे नहीं बैठूंगा। अगर आसमान पानी नहीं देगा तो मैं हवा से पानी छीन कर लाऊंगा। संकल्प लेना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना अंगारों कर चलने जैसा है। आर्यन ने ठान लिया था। उसने अपनी छोटी सी वर्कशॉप में दिन रात एक कर दिया। आर्यन किताबों में, पुराने अखबारों के टुकड़ों में विज्ञान के नियम पढ़ता। कंडेंसेशन, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर। उसने गांव के कबाड़ी से एक पुरानी फ्रिज का कंप्रेसर और कुछ तांबे की नलियां, कॉपर पाइप्स खरीदी। अपनी गुल्लक फोड़ दी। दिन हफ्तों में बदले। आर्यन न सोता न ठीक से खाता। वो एक मशीन बना रहा था, वायु नीर। उसका सिद्धांत था कि हवा में मौजूद नमी को खींचकर उसे पानी में बदलना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पहला परीक्षण। आर्यन ने मशीन चालू की। मोटर घर घर आई। पूरा गांव देखने आया। सरपंच जगत सिंह भी वहां आया, अपने चमचों के साथ। सरपंच तंज कसते हुए तिरस्कार भरे शब्दों में, अरे देखो देखो, भगतपुर का नन्हा वैज्ञानिक। क्या करेगा रे लड़के, हवा से पानी बनाएगा? पागल हो गया ये। मशीन चली, थोड़ी हवा निकली, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं आई। उल्टा वायरिंग जल गई और धुआं निकलने लगा। लोग हंसने लगे। सरपंच तिरस्कार भरे लहजे में, जिसे बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाए उसे तू बनाएगा? अपनी औकात में रहकर ही काम कर, समझा? अरे छोड़ आर्यन, क्यों समय बर्बाद कर रहा है? चल हमारे साथ कुएं पर, वरना वो भी नहीं मिलेगा। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रात भर जली हुई मशीन के पास बैठा रहा। उसने सोचा, कहां गलती हुई? हवा ठंडी तो हो रही है, लेकिन कंडेंस नहीं हो रही। सतह का क्षेत्रफल कम है। 2 महीने बीत गए। गर्मी अपने चरम पर थी। अब 5 किलोमीटर वाले कुएं का पानी भी सूखने लगा था। गांव वाले पलायन करने की सोच रहे थे। लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे। गांव वीरान हो रहा था। आर्यन के पास अब आखिरी मौका था। उसने अपनी मशीन का डिजाइन बदला। इस बार उसने तांबे की कॉइल्स को एक विशेष तरीके से मोड़ा और साथ में गांव के सूखे पड़े नीम के पेड़ों की पत्तियों का उपयोग किया। ट्रांसपिरेशन मिमिक्री, ताकि नमी को और ज्यादा खींचा जा सके। उसने पुरानी कार के रेडिएटर पंखे का इस्तेमाल हवा को खींचने के लिए किया। रात के 3 बजे। पूरा गांव हताशा में सो रहा था, लेकिन आर्यन जाग रहा था। उसने मशीन का स्विच ऑन किया। घर घर घर, मशीन की आवाज सन्नाटे को चीरने लगी। आर्यन टकटकी लगाए नली के छोर पर रखे स्टील के ग्लास को देख रहा था। 10 मिनट बीते, कुछ नहीं। 20 मिनट बीते, कुछ नहीं। आर्यन का दिल बैठने लगा। क्या विज्ञान हार जाएगा? क्या सरपंच जीत जाएगा? इन विचारों के बीच एक मधुर आवाज, टप। ये आवाज थी जिसने आर्यन के चेहरे पर मुस्कान ला दी और उम्मीद को विश्वास में बदल दिया। एक आवाज आई। आर्यन ने देखा, एक बूंद, पानी की एक साफ चमकदार बूंद ग्लास में गिरी। फिर दूसरी, टप। फिर तीसरी, टप। देखते ही देखते बूंदें एक धार में बदल गईं। आर्यन कांपते हाथों से ग्लास की तरफ बढ़ा। उसने पानी को छू कर देखा। वो ठंडा था, वो असली था, साफ था। वो जोर से चिल्लाया, अरे ये तो असली है, और ठंड भी। माँ, पिताजी जल्दी आओ। माँ बाबा तेजी से उठकर आर्यन के पास आए। वो भी ये देखकर हैरान थे। उन्हें आर्यन पर गर्व हो रहा था। वाह बेटा, तुमने तो कर दिखाया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही आर्यन के घर के बाहर लोगों का हुजूम लग गया। आर्यन ने अपनी मशीन, जिसे उसने एक ठेले पर सेट किया था, आंगन में खड़ी की थी। मशीन चल रही थी और एक बड़े प्लास्टिक के ड्रम में पानी भर रहा था। यह दृश्य देख हर कोई दंग था। कोई बोला, क्या ये मशीन सच में पानी उगल रही है? तभी सरपंच भी वहां पहुंचा। सरपंच भीड़ को चीरते हुए, हटो, क्या तमाशा है?
क्या तमाशा है? जरूर ये कहीं से पानी चुरा कर लाया है और हमें बेवकूफ बना रहा है। आर्यन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आत्मविश्वास था। आर्यन, ये पानी चोरी का नहीं, मेहनत का है। ये विज्ञान का चमत्कार है। आप जमीन का पानी रोक सकते हो, लेकिन हवा को कैसे कैद करोगे? आर्यन ने गिलास भरा और सबसे पहले अपनी मां को दिया। सुमित्रा ने कांपते हाथों से गिलास होठों से लगाया। वो पानी नहीं, अमृत था। मां की आंखों से आंसू बह निकले और वे आर्यन के गले लग गईं। गांव वाले, चमत्कार चमत्कार। सरपंच का चेहरा पीला पड़ गया। जिस पानी को बेचकर वो रईस बना था, अब वो पानी आर्यन हवा से बना रहा था। तभी भीड़ से बूढ़ी मां की आवाज आई, आर्यन बेटा, तुम कितने पैसे में पानी दोगे? अरे दादी माँ, ये पानी आप सबके लिए मुफ्त है। कोई पैसे नहीं देना है। सरपंच मुंह ऐंठ कर वहां से चला गया। वहां मौजूद हर किसी ने उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई। हर किसी की आंख में खुशी के आंसू छलक उठे। तभी पिता रामदीन जिज्ञासा मन से पूछते हैं, लेकिन बेटा, इतने पानी से तो कुछ लोगों की प्यास ही मिट पाएगी। असल समस्या तो अब भी वहीं खड़ी है। आर्यन आत्मविश्वास से बोला, नहीं पापा, हम जितना चाहें उतना पानी बना सकते हैं, बस हमें ऐसी ही कुछ और मशीनें बनानी पड़ेंगी। लेकिन आर्यन बोलते हुए अचानक रुक गया। तभी गांव के लोग बोले, लेकिन क्या आर्यन, आगे बोलो, बताओ क्या समस्या है? आर्यन झिझकते हुए, काका, ऐसी और मशीन बनाने के लिए हमें और भी संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास जो थे वो इसमें ही लग गए, अब पैसे भी नहीं। तभी भीड़ में आवाज आई, अरे पैसों की तुम मत सोचो, बस ये बताओ कितने पैसे लगेंगे। हम सब थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके पैसों का इंतजाम करेंगे। क्यों भाइयों, पानी के बिना जीवन ही नहीं बचेगा तो पैसों का क्या करेंगे? सभी गांव वाले सहमति से, हाँ हम सब देंगे। आर्यन के शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। लोगों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। देखते ही देखते बहुत सारे पैसे जमा हो गए। आर्यन कुछ लोगों के साथ बाजार गया और वहां वो सभी मशीनी पार्ट्स लेकर आया जिनसे मशीन बनाई जा सकती थी। उस दिन भगतपुर ने सिर्फ बाजार से पुर्जे नहीं खरीदे थे, बल्कि अपनी आजादी की कीमत चुकाई थी। अगले कुछ हफ्तों तक भगतपुर किसी शांत गांव जैसा नहीं, बल्कि एक युद्ध स्तर की फैक्ट्री जैसा लग रहा था। दिन रात खटखट की आवाजें, वेल्डिंग की चिंगारियां और आर्यन की वर्कशॉप में युवाओं का जमावड़ा, ये सब एक नए सूरज के उगने की गवाही दे रहे थे। सभी अपने हाथों से अपना अपना भाग्य बदल रहे थे। आर्यन अब अकेला नहीं था। गांव के वे लड़के जो कल तक ताश खेलते थे या मायूस बैठे रहते थे, अब आर्यन के असिस्टेंट बन चुके थे। आर्यन उन्हें समझा रहा था, ये कंप्रेसर यहां जोड़ो, कंडेंसर कॉइल को हवा के बहाव की दिशा में रखो। आर्यन के पिता रामदीन और मां सुमित्रा भी मदद में लगे थे। रामदीन लोहे के फ्रेम काटते तो सुमित्रा और गांव की औरतें नीम की पत्तियों और गीले टाट यानी जूट सैक्स का इंतजाम करती ताकि मशीनों की नमी सोखने की क्षमता बढ़ सके। ठीक 15 दिन बाद गांव के बीचों बीच जहां कभी पंचायत लगती थी, वहां अब एक कतार में 10 वायुनीर मशीनें खड़ी थीं। जैसे ही आर्यन ने मुख्य स्विच ऑन किया, 10 मोटरों की एक साथ घरघराहट शुरू हुई। ये शोर नहीं था, ये गांव का संगीत था। शाम होते होते बड़े बड़े ड्रम पानी से लबालब भर गए। अब पानी के लिए 5 कोस दूर जाने की जरूरत नहीं थी। न मटके फूट रहे थे, न सिर। अब लोग लाइन में लगते, अपनी बारी का इंतजार करते और मुस्कुराहट के साथ पानी लेकर जाते। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। आसपास के 10 गांवों तक बात पहुंच गई कि भगतपुर के लड़के ने हवा से गंगा उतार ली है। ये खबर उस सरकारी दफ्तर में भी पहुंची जहां वही अफसर शर्मा जी और उनके साहब बैठे थे जिन्होंने गांव वालों को जानवर कहा था। मीडिया की गाड़ियां, सरकारी जीप और बड़े बड़े इंजीनियरों का काफिला भगतपुर गांव में दाखिल हुआ। गाड़ी से वही अफसर उतरा। उसने देखा कि जिस गांव को उसने सूखा घोषित करके फाइल बंद कर दी थी, वहां आज बच्चे पानी से होली खेल रहे हैं। सरपंच जगत सिंह एक कोने में खड़ा था, बिल्कुल अकेला। उसका कुआं पानी से भरा था, लेकिन उसके अहंकार की तरह वहां अब कोई झांकने भी नहीं जाता था। अफसर ने हैरानी से आर्यन की मशीन को देखा। उसने आर्यन से पूछा, इंजीनियर हैरानी से, ये तो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है, इतने कम संसाधनों में, कबाड़ से। इस लड़के ने तो वो कर दिखाया जो हम करोड़ों के प्रोजेक्ट से नहीं कर पाए। अफसर आश्चर्य और जिज्ञासा स्वर में, लड़के तुमने ये कैसे किया? हमारे पास करोड़ों का बजट था, बड़े बड़े डिग्री वाले इंजीनियर थे, फिर भी हम यहां पानी नहीं ला पाए। तुमने कबाड़ से ये कैसे कर दिखाया? भीड़ शांत हो गई। सबकी नजरें आर्यन पर थीं। आर्यन ने अपनी मैली शर्ट झाड़ी और अफसर की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, साहब, फर्क बजट या डिग्री का नहीं, नियत का है। आपको सिर्फ रिपोर्ट भरनी थी और मुझे मेरे माँ बाप की प्यास बुझानी थी। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता और सामने मौत खड़ी होती है,
तब आविष्कार लेबोरेटरी में नहीं, मजबूरी की कोख से जन्म लेता है। अफसर के पास कोई जवाब नहीं था। वो शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा था। इंजीनियर मशीन की जांच कर रहे थे और आपस में कह रहे थे, सिंपल थर्मोडायनामिक्स, हमने ये क्यों नहीं सोचा। शाम ढल रही थी। सरपंच जगत सिंह, जो अब तक अपने घर के चबूतरे पर अकड़ कर बैठता था, धीरे धीरे चलकर आर्यन के पास आया। उसके हाथ में खाली लोटा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग गुस्से से उसे देखने लगे। गांव वाला, अरे सरपंच, अब क्यों आया है? जा पी ले अपने कुएं का पानी और गिन अपने नोट। सरपंच ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अब वो दबंगई नहीं बल्कि पछतावा था। सरपंच कांपती आवाज में, बेटा आर्यन, मेरे कुएं में पानी तो बहुत है, लेकिन वो पानी गले के नीचे नहीं उतरता। मुझे माफ कर दे। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। क्या इस पापी को भी अपनी मशीन का अमृत पीने देगा? आर्यन ने एक पल के लिए सरपंच को देखा। उसने पुरानी कड़वाहट को याद किया, लेकिन फिर उसने अपनी मां की ओर देखा। मां ने आंखों से सहमति दी। आर्यन ने मशीन के नल से ताजा पानी भरा और सरपंच की ओर बढ़ा दिया। पी लीजिए काका, यह मशीन हवा से पानी बनाती है और हवा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जब प्रकृति हमें माफ कर सकती है तो हम इंसान होकर बैर क्यों रखें? सरपंच ने पानी पिया और आर्यन के पैरों में गिर पड़ा। उस दिन गांव से सिर्फ सूखा ही नहीं बल्कि नफरत का अकाल भी खत्म हो गया। भगतपुर गांव का बच्चा बच्चा पानी के महत्व को समझ गया था। पानी की बूंद बूंद को सोच समझकर उपयोग किया जाने लगा। आगे और मशीन भी बनाई गई जिससे खेत की जमीनों को फिर से सींचा जा सके। खेती के लिए टपक सिंचाई पद्धति का उपयोग किया गया, जिसमें पानी फसलों तक उतना ही जाता है जितनी उसकी ग्रोथ के लिए जरूरत हो। कुछ समय बाद गांव की फसलें फिर से लहलहाने लगी। खेत हरे भरे हो गए। खुशहाली लौट आई। गांव पुनः पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। भगतपुर अब बदल चुका था। आर्यन की ये तकनीक सरकार ने अपना ली और इसे राजस्थान के अन्य सूखाग्रस्त इलाकों में लगाने का फैसला किया। आर्यन को राष्ट्रीय सम्मान मिला। उसे बड़े शहरों से ऑफर आए, लेकिन उसने गांव छोड़ने से मना कर दिया। उसने वहीं रहकर एक इनोवेशन सेंटर खोला ताकि गांव का कोई और बच्चा कभी संसाधनों की कमी से अपनी प्रतिभा न खो दे। दोस्तों, आर्यन के अथक प्रयास से हमें यह सीख मिली कि समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनका हल हमारे आसपास ही होता है। बस जरूरत है शिकायत छोड़कर कोशिश करने की। सच ही कहा गया है, जरूरत आविष्कार की जननी है, लेकिन जिद आविष्कार की आत्मा है। आविष्कार महज विज्ञान नहीं बल्कि मानवीय संघर्ष का सबसे खूबसूरत जवाब है।